आज हम एक सफर पे निकल रहे हैं। ये सफर है भारत के उन घरों को देखने का जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि वहाँ के मौसम, भूगोल और सदियों की समझ से बने हैं। ये कहानियां हैं पेड़ पौधों, पक्षियों और उनके घरों की। हर घर अपने आप में एक कहानी है, वहाँ की जमीन की, वहाँ के आसमान की और वहाँ रहने वाले लोगों की। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे भारी बारिश से लेकर चिलचिलाती गर्मी तक हर चुनौती का एक अनोखा और कारगर समाधान निकाला गया। जब मैं इन घरों के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर असम की आती है। वो घर जो जमीन पर नहीं बल्कि बांस के खंभों पर टिके होते हैं, जैसे जैसे वो जमीन से ऊपर तैर रहे हों। ये देखने में जितना अनोखा है उतना ही सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी सीधी सी वजह है वहाँ की जबरदस्त बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़। अब कल्पना कीजिए, जहाँ साल के ज्यादातर समय पानी भरा रहता हो, वहाँ जमीन पर घर बनाना तो लगभग नामुमकिन है। तो वहाँ के लोगों ने एक बहुत ही सरल उपाय सोचा, क्यों ना घर को ही पानी के स्तर से ऊपर उठा दिया जाए। यानी जमीन से ऊपर? बिल्कुल, लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। ये तो काफी ऊंचा है। इतने ऊंचे घर को टिकाए रखने के लिए तो खंबे बहुत मजबूत चाहिए होंगे। और यहीं पर बांस का जादू सामने आता है। ये घर बांस के बहुत मजबूत खंभों पर खड़े किए जाते हैं। हमें लगता है कि बांस कमजोर होता है, लेकिन असल में ये बहुत लचीला और ताकतवर होता है। वैज्ञानिक तौर पर तो ये घास की एक किस्म है, लेकिन इसकी मजबूती कमाल की है। बाढ़ का पानी इन खंभों के नीचे से बहकर निकल जाता है और घर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। बिल्कुल। और घर भी लकड़ी और बांस से ही बना होता है ना, ताकि वजन हल्का रहे और खंभों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अंदर से लेकर बाहर तक सब कुछ लकड़ी का ही होता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, हल्का, मजबूत और स्थानीय रूप से मिलने वाली चीजों से बना हुआ। ये आज की सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है जो सदियों से चला आ रहा है। तो असम में लोगों ने पानी से ऊपर उठकर खुद को बचाया, लेकिन क्या होता है जब चुनौती पानी की ही हो पर उसका रूप बदल जाए? मेरा मतलब है जब पानी बारिश की बूंदों की जगह बर्फ के रूप में गिरे। मेरा ख्याल सीधे पहाड़ों की ओर जा रहा है, जैसे मनाली। वहां के लोगों ने इस दोहरी चुनौती का सामना कैसे किया होगा? आपका सवाली जवाब की ओर ले जा रहा है। मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश भी बहुत होती है और सर्दियों में भारी बर्फबारी भी। अगर वहां लद्दाख की तरह समतल छत बना दी जाए तो क्या होगा? छत पर टन भर बर्फ जमा हो जाएगी और वजन से छत के टूटने का खतरा बन जाएगा, और बारिश का पानी भी वो ठीक से निकल नहीं पाएगा। एकदम सही। इसीलिए वहां के घरों की सबसे बड़ी पहचान है उनकी ढलवा या ढलान वाली छतें, जिन्हें अंग्रेजी में स्लोपिंग रूफ्स कहते हैं। ये डिजाइन देखने में सुंदर तो लगता ही है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। ये सुनिश्चित करता है कि चाहे कितनी भी बारिश हो या बर्फ गिरे, वो छत पर एक पल भी ना टिके और फिसलकर सीधे नीचे आ जाए। पत्थर और लकड़ी से बने ये घर और उनकी ढलान वाली छतें पहाड़ों के सख्त मौसम में जीने का एक सीधा साधा मगर बेहद प्रभावी तरीका है। ये तो कमाल है। मतलब प्रकृति जैसी चुनौती देती है, इंसान वैसा ही समाधान ढूंढ लेता है। अब मनाली से और ऊपर चलते हैं, उस जगह जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, लेह लद्दाख। वहां तो चुनौती और भी बड़ी है। कड़ाके की ठंड, सूखी हवा और ऑक्सीजन की कमी। वहां के घर कैसे होते होंगे? मैंने सुना है कि वहां घर 2 मंजिला होते हैं। ये उनकी एक खास पहचान है। हाँ, और ये 2 मंजिलें सिर्फ जगह बढ़ाने के लिए नहीं है, इनके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। अब सोचिए, वहां सर्दियों में तापमान -30-40 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में घर को गर्म रखना सबसे बड़ी चुनौती है। पर सुना है कि निचली मंजिल में खिड़कियां ही नहीं होती, जो थोड़ा अजीब लगता है। बिना खिड़की के कमरा तो बहुत अंधेरा और बंद बंद सा लगता होगा। अजीब लगता है, लेकिन यही उस घर का सबसे जरूरी हिस्सा है। निचली मंजिल एक तरह का इंसुलेटेड बेसमेंट है। बिना खिड़कियों के वो सर्दियों की बर्फीली हवा को पूरी तरह रोक देती है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसका इस्तेमाल जानवरों को रखने और सर्दियों के लिए जरूरी सामान जैसे घास और लकड़ी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो जानवरों की अपनी शारीरिक गर्मी और इस बंद बनावट से निचली मंजिल थोड़ी गर्म रहती होगी? बिल्कुल, और यही गर्मी धीरे धीरे ऊपर की मंजिल तक भी पहुंचती है, जहां लोग रहते हैं। जब ठंड असहनीय हो जाती है तो कई बार परिवार भी नीचे ही शिफ्ट हो जाता है। ये एक तरह का प्राकृतिक हीट शील्ड है जो ग्राउंड फ्लोर पर ही बन गया। और लोग फिर ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, जहां रहने के लिए कमरे और रसोई होती है। और दीवारें वो भी तो पत्थर की बनी होती हैं, जिन पर मिट्टी और चूने का लेप होता है।
ये ठंड को रोकने में कैसे मदद करता है? ये दीवारें बहुत मोटी होती हैं। पत्थर गर्मी या ठंड का अच्छा संवाहक नहीं होता, मतलब वो उसे आसानी से आर पार नहीं जाने देता। और उस पर जब मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ा दी जाती है तो वो एक बेहतरीन इंसुलेटर बन जाती है। वो बाहर की ठंड को बाहर ही रखती है और अंदर की मामूली गर्मी को भी बाहर निकलने नहीं देती। और छतें तो एकदम समतल होती हैं, मनाली के घरों के बिल्कुल उलट। इसका क्या कारण है? क्योंकि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ बर्फबारी तो होती है लेकिन बारिश बहुत कम होती है, इसलिए पानी निकालने की चिंता नहीं है। समतल छत का इस्तेमाल बहुत ही अनोखे तरीके से होता है। उसे पेड़ों के मोटे तनों से बहुत मजबूत बनाया जाता है और गर्मियों में इस छत का इस्तेमाल एक गोदाम की तरह होता है। लाल मिर्च, सीताफल, मक्का जैसी चीजें वहां सुखाकर सर्दियों के लिए रखी जाती हैं। क्योंकि उन 6-7 महीनों में वहां कुछ भी नहीं उगता, तो घर की छत ही उनका कोल्ड स्टोरेज या यूं कहें कि ड्राई स्टोरेज बन जाती है। वाह, मतलब घर का हर एक हिस्सा किसी न किसी काम के लिए बना है, कुछ भी बेकार नहीं है। अब ठंडे रेगिस्तान से एकदम विपरीत माहौल में चलते हैं, गर्म और शुष्क रेगिस्तान यानी राजस्थान। यहाँ चुनौती ठंड नहीं बल्कि ऐसी गर्मी है जो हड्डियां तक सुखा दे। तो यहाँ के घर इस आग उगलते सूरज से कैसे बचाते होंगे? इसका जवाब इस चीज में छिपा हुआ है जिसे हम अक्सर पिछड़ा हुआ मान लेते हैं, मिट्टी। राजस्थान में घर मिट्टी के बनते हैं और उनकी दीवारें बहुत ज्यादा मोटी रखी जाती हैं। ये सुनने में साधारण लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान कमाल का है। ये सुनने में तो बहुत कारगर लगता है, लेकिन क्या मोटी दीवारें वाकई इतनी गर्मी रोक लेती हैं? सीमेंट के घर तो भट्टी की तरह तप जाते हैं। यही तो फर्क है। सीमेंट गर्मी को सोखकर अंदर फेंकता है, जबकि मिट्टी की ये मोटी दीवारें वो काम करती हैं जिसे आज के आर्किटेक्ट थर्मल मास कहते हैं। ये दीवारें दिन में सूरज की तेज गर्मी को धीरे धीरे सोखती तो हैं, पर उसे घर के अंदर पहुंचने ही नहीं देती। शाम तक जब बाहर का तापमान गिरना शुरू होता है, तब ये दीवारें दिन भर की सोखी हुई गर्मी को बहुत धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ती हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक एयर कंडीशनर है, बिना किसी बिजली के। और छतें, वो तो घास फूस और कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, वो गर्मी से कैसे बचाती हैं? घास फूस और झाड़ियां गर्मी की अच्छी कुचालक होती हैं, यानी वे गर्मी को रोकती हैं। साथ ही उनमें हवा भरी रहती है जो एक और इंसुलेशन की परत बना देती है। और इन छतों को दीमक और कीड़ों से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो प्राकृतिक रूप से कीटनाशक का काम करती है। मैंने सुना है दीवारों की लिपाई में भी एक खास चीज का इस्तेमाल होता है जिसके बारे में अक्सर बात होती है। हाँ, और वो है गोबर। दीवारों को मिट्टी और भूसे के साथ गोबर मिलाकर लीपा जाता है। कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन गोबर एक बेहतरीन कीटनाशक है। इसकी गंध से कीड़े मकोड़े और दीमक घर से दूर रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें इन घरों को सदियों तक टिकाऊ और रहने लायक बनाती हैं। क्या बात है, मतलब हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण है। चलिए अब जमीन से हटकर फिर पानी पर चलते हैं, लेकिन इस बार एक अलग अंदाज में। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की जन्नत नशी वादियों की, जहां घर जमीन पर नहीं पानी पर तैरते हैं। हाउस बोट और डोंगा का जिक्र आता है। हाँ, और दोनों में एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। हाउस बोट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पानी पर तैरता एक घर है। यह आपको श्रीनगर की डल झील में मिलेंगी और मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए होती हैं। ये काफी बड़ी, लगभग 80 फीट तक लंबी और 8-9 फीट चौड़ी हो सकती हैं, जिनमें होटल जैसे कमरे और सुविधाएं होती हैं। और इनकी सबसे खास बात तो वो लकड़ी की नक्काशी होती है ना? बिल्कुल, उसे खत्मबंद कहते हैं। यह अद्भुत कला है। मैंने एक बार एक कारीगर को उसे बनाते देखा था। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को बिना कील या गोंद के ऐसे ज्यामितीय पैटर्न में जोड़ा जाता है कि एक पूरी डिजाइन वाली छत या दीवार बन जाती है। यह कला और गणित का एक अविश्वसनीय संगम है। और डोंगा, वो हाउस बोट से कैसे अलग है? क्या वो भी पर्यटकों के लिए होती है? भाई, डोंगा स्थानीय लोगों का घर है। ये आपको झेलम नदी में ज्यादा मिलेंगे। ये भी हाउस बोट की तरह ही लकड़ी की नाव पर बने घर होते हैं, लेकिन इन पर खत्म बंद जैसी महंगी नक्काशी नहीं होती है। ये ज्यादा व्यवहारिक होते हैं, जिनमें एक परिवार के रहने के लिए अलग अलग कमरे बने होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये पानी पर बसा एक चलता फिरता मोहल्ला है, जहां कश्मीरी परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। और कश्मीर के जमीनी घरों में भी एक खास तरह की खिड़कियां होती हैं। हाँ, उन्हें डब कहते हैं। ये घरों की दीवारों से बाहर की ओर निकली हुई खिड़कियां होती हैं। इनसे न सिर्फ घर के अंदर ज्यादा जगह बनती है, बल्कि बाहर का खूबसूरत नजारा भी बहुत अच्छे से दिखता है। ये कश्मीर की वास्तुकला की एक पहचान है। भारत के इन अनोखे घरों के अलावा भी
दुनिया में कुछ और विशेष आवास हैं, जैसे बर्फ का घर, इग्लू। ये सुनकर ही ठंड लगने लगती है। बर्फ के घर में कोई कैसे रह सकता है? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब भी विज्ञान में है। हमें लगता है कि बर्फ मतलब ठंड, लेकिन बर्फ, खासकर जब उसे कॉम्पैक्ट करके ब्लॉक बना दिया जाए, तो वो हवा को अपने अंदर फंसा लेती है। और फंसी हुई हवा गर्मी की बहुत अच्छी कुचालक होती है, मतलब एक इंसुलेटर। अच्छा, तो इग्लू बाहर की -40-50 डिग्री की ठंड को अंदर आने से रोकता है? बिल्कुल। और अंदर जो इंसान रह रहा है, उसकी शरीर की गर्मी से ही इग्लू का तापमान बाहर के मुकाबले 20 से 30 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। इसका गुम्मद वाला आकार और छोटा सा दरवाजा भी इसी काम में मदद करता है, ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर ना निकले। ये एस्किमो शिकारियों का एक अस्थायी लेकिन जीनियस आविष्कार है। और ऐसा ही एक और अनोखा घर है टेंट, लेकिन वो भी साधारण नहीं। लद्दाख की चांगपा जनजाति का रेबो। हाँ, रेबो एक खास तरह का टेंट है। इसकी सबसे अनोखी बात इसका मटेरियल है। ये कैनवास जब प्लास्टिक का नहीं बना होता, बल्कि याक के बालों से बनी पट्टियों को सिलकर बनाया जाता है। याक के बाल बेहद गर्म होते हैं और लद्दाख के उस बर्फीले तेज हवा वाले माहौल से बचाने के लिए एकदम सही हैं। ये हल्का भी होता है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जो चांगपा जैसी घुमंतू जनजाति के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे असम की बाढ़ से लेकर राजस्थान की गर्मी और लद्दाख की बर्फ तक हर जगह लोगों ने अपनी जरूरतों और मौसम के हिसाब से कितने अनोखे और कारगर घर बनाए हैं। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल, इन घरों की बनावट में सदियों का अनुभव और ज्ञान छिपा है। ये घर हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर मौजूद होता है। आज हम प्रकृति की कुछ सबसे दिलचस्प कहानियों में उतरेंगे। हाँ, ये कहानियां हैं पेड़ पौधों, पक्षियों और उनके घरों की। हम जानेंगे कि कैसे कोई पौधा रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए, आप सोचिए, 400 फीट नीचे तक अपनी जड़ें भेज देता है। और कैसे कोई पक्षी है जो अपना घर बनाने की मेहनत ही नहीं करता, बल्कि दूसरे के घर पर कब्जा कर लेता है। ये बातें सिर्फ सुनने में ही मजेदार नहीं है, बल्कि सीटेट और यूपीटेट जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। सबसे पहला नाम ही बड़ा अनोखा है, रेगिस्तानी ओक। अब ये नाम सुन के तो लगता है जैसे राजस्थान में कहीं पाया जाता होगा। यही तो मजेदार बात है। ये ऑस्ट्रेलिया के सूखे रेगिस्तानों में मिलता है। अच्छा। इस पेड़ ने अपने माहौल में ढलने के लिए एक असाधारण, मतलब एक बहुत ही अलग तरीका निकाला है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, ताकि पानी का जो नुकसान है वो कम से कम हो। बिल्कुल। और इसकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं होती। आप समझ लीजिए एक सामान्य क्लासरूम की दीवार जितनी, यानी करीब 4 मीटर। हाँ, लगभग 4 मीटर। लेकिन इसकी असली खासियत तो जमीन के नीचे छिपी है ना? एकदम सही। इसकी जड़ें पानी की तलाश में अविश्वसनीय गहराई तक जाती हैं। कितनी? पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना ज्यादा। 30 गुना? ये तो कमाल है। हाँ, जब तक उन्हें पानी न मिल जाए वे नीचे जाती रहती हैं। मतलब अगर पेड़ 12-13 फीट का है तो जड़ें लगभग 400 फीट नीचे तक जा सकती हैं। ये तो मतलब एक चरम तरीका है जिंदा रहने का। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इसे पानी मिल जाता है तो ये उसे अपने तने में जमा कर लेता है। अपने तने में? हाँ, एक तरह से ये अपने अंदर एक पानी का टैंक बनाकर चलता है। वाह! और जब इलाके में पानी की भारी कमी होती है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, वो इसके तने में एक पतला पाइप डालकर उस जमा किए हुए पानी को इस्तेमाल करते हैं। वाह! पानी की कमी से निपटना एक बात है, पर कुछ पौधे तो पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए शिकारी ही बन जाते हैं। मैं घटपर्णी यानी पिचर प्लांट की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये एक और शानदार उदाहरण है अनुकूलन का। घटपर्णी एक कीट भक्षी पौधा है। मतलब ये कीड़े खाता है। हाँ, ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए ये कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक कि छोटे मेंढकों और चूहों का शिकार करके अपनी जरूरत पूरी करता है। अच्छा, ये मिलता कहाँ है? भारत में ये मेघालय में पाया जाता है और दुनिया में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। और इसका शिकार करने का तरीका भी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, इसका आकार एक लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके मुंह पर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये अपने अंदर से खास, यूं कहिए, एक मनमोहक गंध छोड़ता है, जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं। बिल्कुल। कीड़े आकर्षित होकर उसके मुंह पर आकर बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई कीड़ा अंदर फिसलता है, ये ऊपर से अपना ढक्कन बंद कर लेता है और कीड़ा अंदर फंसकर रह जाता है। जी। क्या ये अपनी तरह का अकेला पौधा है? नहीं, और ये जानना परीक्षाओं के लिए जरूरी है।
देखिए, पिछली ऑनलाइन परीक्षाओं में डायोनिया, जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, हाँ, और सनड्यू, इन दोनों के नाम भी पूछे गए हैं। ये दोनों भी कीट भक्षी पौधे हैं। अच्छा, बस इनके शिकार करने के तरीके अलग अलग हैं। अब आते हैं एक ऐसे पेड़ पर जो शिकार तो नहीं करता, पर एक साम्राज्य की तरह फलता है, हमारा बरगद। हम सब ने इसकी लटकती टहनियों पर झूला झूलने की कोशिश की है। वो जो लटकने होती है ना, जिन्हें हम अक्सर शाखाएं समझ लेते हैं, हाँ, क्या होता है? ये जड़ें किसी खंबे की तरह काम करती हैं। ये उस विशालकाय पेड़ को सहारा देती हैं, जिससे वो फैलता जाता है। तो ये भी एक तरह का अनुकूलन ही हुआ। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा जगह घेरने और टिके रहने का। परीक्षा के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि ये जड़ें पेड़ को सहारा देती हैं। तो हमने देखा कि पौधे कैसे खुद को बचाते हैं, पर कुछ पौधे तो हमें भी सिग्नल देते हैं, हमारी मदद करते हैं, जैसे कि क्रोटॉन का पौधा। हाँ, क्रोटॉन को सिग्नल देने वाला पौधा कहते हैं। किसान इसे अपनी मुख्य फसल के साथ खेत में लगा देते हैं। एक तरह का प्राकृतिक सेंसर है ये तो। सही कहा, ये जमीन की सेहत का हाल बताता है। पर ये सिग्नल देता कैसे? इसमें कोई लाइट तो जलती नहीं होगी। नहीं, जब खेत की जमीन में पानी की कमी होने लगती है या मिट्टी सूखने लगती है, तो मुख्य फसल पर असर दिखने से पहले ही क्रोटॉन की पत्तियां मुरझाने लगती हैं। अच्छा, इससे किसान को तुरंत पता चल जाता है कि अब सिंचाई का समय आ गया है। ये प्रकृति और इंसान के बीच एक खूबसूरत साझेदारी है। बिल्कुल। ये साझेदारी तो ठीक है, पर पक्षियों की दुनिया में तो रिश्ते और भी ज्यादा जटिल होते हैं। वहाँ चालाकी भी है और धोखा भी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कोयल और कौवे का रिश्ता। कौवा बहुत होशियार पक्षी माना जाता है। वो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, और उसे मजबूत बनाने के लिए मैंने सुना है वो लोहे के तार तक का इस्तेमाल करता है। हाँ, टहनियों के साथ साथ लोहे के तार तक का। लेकिन कोयल उससे भी 2 कदम आगे। बिल्कुल, कोयल इतनी चालाक है कि वो अपना घोंसला बनाने की मेहनत ही नहीं करती। तो वो क्या करती है? वो चुपके से कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे आती है, और बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है और बाद में उसके बच्चों को पालता भी है। इस धोखे के ठीक उलट वीवर पक्षी की दुनिया में तो बड़ा ही अनोखा लोकतंत्र है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वीवर पक्षी में नर पक्षी बहुत मेहनत करके सुंदर, मजबूत और कलात्मक घोंसले बनाते हैं। अच्छा, नर पक्षी बनाते हैं। जी, फिर मादा वीवर आती है और सभी घोंसलों का निरीक्षण करती है। मतलब एक तरह का इंस्पेक्शन। हाँ, उसे जो घोंसला बनावट और सुरक्षा के लिहाज से सबसे अच्छा लगता है, वो उसी में अंडे देने का फैसला करती है। वाह, यानी चुनाव की पूरी ताकत मादा के हाथ में। बिल्कुल। और कुछ पक्षी तो अपना घर बनाने के लिए गजब की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड। जैसा नाम वैसा काम। ये अपनी नुकीली चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करती है। सुई की तरह? हाँ, और 2-3 पत्तों को आपस में सिलकर एक थैली जैसा बना लेती है और उसी आरामदायक घोंसले में अंडे देती है। वैसे ही बसंत गौरी और कठफोड़वा हैं, जो लकड़ी के कारीगर हैं। सही कहा। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है और पेड़ के तने में अपनी चोंच से छेद करके घर बनाती है। कठफोड़वा यानी वुडपेकर भी ठीक यही काम करता है। तो पक्षी भी कुछ कम नहीं है, खासकर जब अपने बच्चों के लिए घर बनाने की बात आती है। सही कहा। कहते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर से। हाँ, 26 जनवरी 1963 को इसे ये दर्जा मिला था। एनसीईआरटी में इस पर एक पहेली भी है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिख नीला ही नीला। मोर। अब उन 2 पक्षियों पर आते हैं जिनमें लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उल्लू और मैना, खासकर उनकी गर्दन घुमाने की आदत को लेकर। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल यहीं से बनता है। देखिए, उल्लू की आंखें हम इंसानों की तरह चेहरे पर सामने की ओर होती हैं। अच्छा। वो साइड में नहीं देख सकता, इसलिए चारों तरफ देखने के लिए उसे अपनी गर्दन बहुत ज्यादा घुमानी पड़ती है, लगभग 270 डिग्री तक। अच्छा, तो ये उसकी मजबूरी है। और मैना के बारे में? मैना के साथ ऐसा नहीं है, वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। झटके से? हाँ। तो अगर परीक्षा में सवाल आए कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन काफी पीछे तक घुमा सकता है, तो जवाब होगा उल्लू। और अगर सवाल हो कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन हिलाता है, तो जवाब होगा मैना। ये बहुत साफ हो गया। अब आसमान के बाहुबलियों की बात करते हैं। चील, बाज और गिद्ध। इनकी नजर के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। और बिल्कुल सही कहा जाता है। इनकी देखने की शक्ति हमसे 4 गुना ज्यादा होती है। 4 गुना? 4 गुना, जी। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई चीज हमें 2 किलोमीटर दूर से साफ दिखती है,
तो इन पक्षियों को वही चीज 8 किलोमीटर दूर से ही दिख जाएगी। वाह, ये तो एक सुपर पावर जैसा है। लेकिन गिद्ध तो अब बहुत कम दिखाई देते हैं। किसी जमाने में आसमान में इनके झुंड दिखते थे। ये एक बहुत दुखद कहानी है और हमारे लिए एक सबक भी। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। लेकिन इनकी संख्या में भारी गिरावट का कारण एक दवा बनी, डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक, ये कौन सी दवा है? ये एक दर्द निवारक दवा है जो बीमार मवेशियों को दी जाती थी। अच्छा। जब वो जानवर मर जाते थे और गिद्ध उन्हें खाते थे तो ये दवा गिद्धों के शरीर में पहुंचकर उनकी किडनी फेल कर देती थी। हो, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। जी, अब इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। यह दिखाता है कि हमारे एक एक्शन का इकोसिस्टम पर कितना गहरा और अनपेक्षित असर पड़ सकता है। ये सच में बहुत जानकारीपूर्ण था। हर बिंदु परीक्षा के नजरिए से एकदम सटीक है। बिल्कुल। और आज की बातचीत से एक बात और सोचने पर मजबूर करती है। हमने देखा कि कैसे मवेशियों को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा ने गिद्धों की पूरी प्रजाति को लगभग खत्म कर दिया। हाँ, ये बहुत ही दुखद था। यह हमें याद दिलाता है कि हम इंसान और प्रकृति एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हमारा एक छोटा सा काम भी किसी दूसरे जीव के लिए जीवन या मौत का कारण बन सकता है। सही बात है। तो अगली बार जब कोई अपने आसपास किसी पौधे या पक्षी को देखे तो शायद ये सोचना दिलचस्प होगा कि इस बड़े से इकोसिस्टम में उसकी क्या भूमिका है और हम जाने अनजाने में उस भूमिका को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो इसी जोश और स्पष्टता के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं, उनकी कहानी को समझना है। यही आपकी सफलता की कुंजी है। एग्जाम प्लस की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली बार एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक की गहरी पड़ताल के साथ।